तो कहानी की शुरुआत होती है रमजान के पाक महीने से। रमजान का पाक महीना पूरा होने को था। हर किसी की तरह आसिफ को भी ईद का इंतजार था, लेकिन इस बार की ईद उसके लिए क्या इम्तिहान लेने वाली थी, इस बात से वह अनजान था। चलिए देखते हैं इस बार की ईद आसिफ के लिए क्या क्या इम्तिहान लेने वाली है। बेगमपुर गांव में आसिफ अपनी पत्नी आफरीन और अपने 2 बच्चों रेहान और जोया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। आसिफ की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वह एक दर्जी था। अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान थी। उसकी सिलाई का काम उसका पुश्तैनी काम था। उसने ये काम अपने अब्बू से सीखा था। उस जमाने में सिलाई का काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब लोग ज्यादातर रेडीमेड और फैशनेबल कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं। यही वजह थी कि आसिफ का काम बंद होने की कगार पर आ चुका था और इसीलिए सब कुछ वह बहुत मुश्किल हो गया था। सुनिए जी, रोजी तो किसी तरह निकल गई, लेकिन ईद पर क्या करेंगे? बच्चों का बड़ा मन है। इस बार ईद पर नए कपड़े पहनने का तो सिर दीजिए ना। एक एक जोड़ी नए कपड़े बच्चों के लिए। हाँ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, तुम फिक्र ना करो। इतना बोलने के बाद आसिफ घर के बाहर आने लगा और वो आफरीन से नजरें छुपा रहा था, क्योंकि सच यह था कि एक मामूली दर्जी होने के बावजूद भी वह अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं सिल सकता था, क्योंकि उसके पास कपड़ा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। आफरीन आसिफ की हालत समझती थी, लेकिन वह भी क्या कर सकती थी। बच्चों के मायूस चेहरे उसे बोलने पर मजबूर कर देते थे। अम्मी, आपने अब्बू से नए कपड़े के लिए बात की? हाँ बच्चों, बोल दिया मैंने। अब्बू ने कहा है कि वह किसी तरह कोशिश करेंगे। फिर से कोशिश? रहने दे रिहान, अब तो तय हो गया। उम्मीद लगाना भी बेकार है। लगता है हर बार की तरह इस बार भी इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में ईद मनानी पड़ेगी और हर साल की तरह अम्मी पानी वाली सेवई देंगी। इससे अच्छा है कि ईद ही नहीं आती। 12 साल की जोया ये बात बिना सोचे समझे ही कहते गई। उसके मन में ये ख्याल तक नहीं आया कि उसकी ये बात आफरीन को कितना तकलीफ दे रही थी। फिर उसी रात, सुनिए जी, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं भी कुछ काम करूंगी जिससे आपके कंधों पर बोझ को कम कर सकूं और इस बार हमारे बच्चे अच्छे से ईद मना सके। वो पास वाली सोसाइटी में मेरी एक सहेली काम करती है। उसने मेरे काम की बात भी की है। आफरीन, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ न कुछ कर ही लूँगा। और तुम घर पर भी तो इतना काम करती हो ना। इतना ज़्यादा मेहनत करोगी तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। जी, लेकिन ठीक तो यह भी नहीं है जो चल रहा है। बच्चों ने इस बार कितने मन से रोजे रखे हैं। उनकी भी तमन्ना है कि ईद पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे अच्छे पकवान खाएं। और ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं, लेकिन जब तक आपका काम सही नहीं चलता, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ बस। आसिफ चाहकर भी आफरीन को इनकार ना कर सका और अगली सुबह आफरीन काम के लिए निकल गई। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे फातिमा ने भेजा है काम के लिए। ओह अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर आओ। फातिमा ने बताया था तुम्हारे बारे में। तुमने इससे पहले कहाँ काम किया है? जी कहीं नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। अब तक तो मैं अपना ही काम संभालते आई हूँ। देखो, ईद पर हमारे यहाँ कुछ मेहमान आएंगे। तुम कर तो लोगी ना सब कुछ? जी जरूर कर लूंगी। तो कल से आ जाना, ठीक है? और ध्यान रहे
मुझे फालतू की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। जी मैडम। इतना कहकर आफरीन वहाँ से चली जाती है। वह घर काफी बड़ा था। घर की मालकिन शबनम अपनी बेटी कायरा और शोहर सलीम के साथ रहती थी। सलीम एक 5 स्टार मॉल में गारमेंट की बहुत बड़ी दुकान थी। हाई सोसाइटी में रहने के कारण शबनम का स्वभाव गुरूर वाला हो गया था, इसीलिए अपने से छोटों के प्रति उसका बर्ताव चिड़चिड़ा रहता था। अगले दिन, ये क्या आफरीन, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं लगाया? मैडम जी, मैंने कायरा बेबी का टिफिन तैयार कर दिया है। और आपका तो रोजा होगा ना? नहीं, मैं रोजे नहीं रखती, लेकिन तुम्हें मुझसे पूछ तो लेना था ना। ओह, माफ कीजिएगा मैडम जी, मैं बस तुरंत कुछ बनाकर लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, रहने दो, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं, मुझे कहीं जाना है। इतना बोलकर शबनम वहाँ से चली जाती है और आफरीन कायरा के पास जाती है। कायरा बेबी, जल्दी करिए, आपके स्कूल का टाइम हो गया है। स्कूल बस आती ही होगी। आंटी आंटी, मेरे स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है। ऐसा मत कहिए, आपकी अम्मी गुस्सा करेंगी। जाइए, अभी स्कूल यूनिफॉर्म पहन लीजिए। आंटी, मेरा मन नहीं है आज स्कूल जाने का, और अम्मी तो शाम तक घर आएंगी, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। आप मत बताना इस बारे में। नहीं नहीं कायरा बेबी, ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं करते बेबी। जाइए, आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन लीजिए। आफरीन के काफी समझाने के बाद कायरा स्कूल जाने के लिए मान गई। फिर शाम के वक्त, मैडम जी, वह कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। मैडम जी, आपको तो पता होगा वह परसों ईद है ना? अरे हाँ हाँ, मुझे याद आया, बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी, पार्टीज में मेहमान भी आएंगे। ऐसा करो, बैठो, मैं बताती हूँ क्या क्या बनाना है। शबनम ने जानने की कोशिश तक न की कि आखिर आफरीन क्या कहना चाहती है, और आफरीन चुपचाप बैठकर शबनम की बात सुनने लगी। फिर कुछ देर बाद, इतना सब ठीक रहेगा, पर याद रहे आफरीन, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मैडम, एक गुजारिश है, आप पूरी कर दो तो कुछ मेहरबानी होगी। हाँ बोलो। मैडम जी, वो मेरे बच्चे इस ईद पर। आफरीन बात पूरी कर पाती कि शबनम के फोन पर किसी का कॉल आ जाता है और वह बात करते हुए बाहर की ओर चली जाती है। यह देखकर आफरीन काफी दुखी हो गई। तभी वहाँ पर कायरा आती है और आफरीन को दुखी देखकर कहने लगती है, क्या हुआ आंटी, आप इतनी सैड क्यों हो? कोई बात है क्या? कुछ नहीं बेबी जी, आप चलिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं आंटी, पहले आप बताइए, आप सैड क्यों हैं? सुबह मैंने आपकी बात मानी थी ना, अब आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे बताइए ना क्या प्रॉब्लम है, क्यों सैड हो आप? कायरा आफरीन से जिद करने लगती है, जिसके बाद आफरीन उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है। सो सैड आंटी, ऐसा भी होता है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, पर फिर भी अब्बू मुझे ईद पर नए कपड़े दिलवाने वाले हैं। आंटी, आप बिल्कुल परेशान न होइए, मैं अपने अब्बू से कहकर आपके बच्चों के लिए नए नए कपड़े दिलवा दूंगी। जब कायरा ये बात बोल रही थी, पीछे खड़ी उसकी माँ शबनम सुन लेती है और गुस्से से कहती है, आफरीन, क्या है ये सब? तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मुझसे कहो ना, कायरा से ये सब बोलने का क्या मतलब बनता है? अम्मी, आंटी को क्यों डांट रहे हो? मैंने ही कहा था उनसे। कायरा, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। मैडम जी, आप गलत समझ रही हैं, मैं जो समझ रही हूँ ठीक समझ रही हूँ। कुछ ना बोलो, तभी ठीक होगा। जल्दी से ये ईद की पार्टी खत्म होने के बाद अपना हिसाब कर लो।
नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा मत कहिए, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। जरूरत है तो बच्चों से कहोगी, कायरा अभी छोटी है, ये बात उससे कहने की क्या जरूरत थी। इतना कहकर शबनम भी वहाँ से चली जाती है और आफरीन दुखी होकर रोने लगती है। शबनम ने उसे अपनी बात समझाने तक का मौका नहीं दिया। अगले दिन, अरे बच्चों, ऐसे तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सिर्फ हम दोनों नहीं अम्मी, आप भी तो चल रही हो ना हमारे लिए ईद के नए कपड़े दिलवाने। आपने ही तो कहा था ना सुबह चलेंगे। हाँ कहा तो था, लेकिन बच्चों। लेकिन क्या अम्मी, आप भी अब्बू की तरह झूठ बोल रही थी क्या? नहीं नहीं मेरे बच्चों, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो क्या है ना, कल मैडम जी बाहर गई थी, इसीलिए उनसे बात नहीं हो पाई। आज मैं बात करके किसी तरह से पैसे का इंतजाम कर लूंगी। आफरीन किसी तरह उस समय बच्चों को मना लेती है, लेकिन वह खुद ही नहीं जानती थी कि वो आज क्या करेगी। अगले दिन शबनम के घर ईद की तैयारियां चल रही थी और आफरीन तैयारियों में लगी थी। तभी शबनम वहां आती है और कहती है, आफरीन, तुमने कायरा को देखा है क्या? बहुत देर हो गई, ना जाने कहाँ चली गई है। नहीं मैडम जी, मैंने तो नहीं देखा। देखो आफरीन, सच सच बताओ, कहाँ है मेरी कायरा? मैडम जी, सच में मुझे नहीं पता कायरा बेबी कहाँ गई, मैं नहीं जानती। शबनम को शक हो रहा था कि आफरीन ने कायरा को गायब किया है। वो पुलिस को कॉल करने लगी कि तभी कायरा हाथों में बैग लिए वहां आती है। उसके हाथों में जो बैग थे उसमें नए नए कपड़े थे, जिसको देते हुए कायरा कहती है, आंटी ये लीजिए, मैंने अपने पॉकेट मनी में से कुछ पैसे इकट्ठा करके आपके बच्चों के लिए ये नए कपड़े लाई हूँ, ये लीजिए। कायरा, क्या है ये सब? तुमसे ये सब लाने को किसने कहा? आफरीन ने कहा क्या? नहीं नहीं अम्मी, आंटी ने मुझसे ये कपड़े लाने को नहीं कहा। अम्मी, आप ही ने तो सिखाया है ना, जितना हो सके अपनों से जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों की ईद मुबारक करनी चाहिए, तभी तो अल्लाह हमारी फरियाद सुनेंगे। अम्मी, आंटी के बच्चों के पास ईद पर पहनने के लिए नए कपड़े नहीं है, अगर मैं उन्हें ये नए कपड़े दे दूं तो इसमें गलत क्या है? यह सब सुनकर शबनम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसको अपने वही दिन याद आ गए जिस समय वह बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसने कायरा से कपड़े लेकर आफरीन को दे दिए। उसके बाद शबनम ने आफरीन के बच्चों को नए नए कपड़े तो दिए ही, साथ ही आसिफ को अपनी दुकान पर काम भी दिलवा दिया और इस तरह शबनम और आफरीन की ईद मुबारक हुई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपना सुझाव जरूर दें और इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। सीमा नाम की एक लड़की की शादी बहुत ही अमीर घर में हुई थी। सीमा की पूरी जिंदगी बहुत ही गरीबी में गुजरी थी। वह बहुत गरीब घर की बेटी थी। अपने घर पर वह कभी भी होम अप्लायंसेस जैसी चीज नहीं देखी थी, जैसे कि फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन। शादी के बाद आज सीमा का रसोई में पहला दिन था। अरे वाह, कितनी अच्छी और बड़ी रसोई है। इतना बड़ा तो मेरा पूरा घर है, लेकिन यहाँ पर कोई सिलवट पत्थर है ही नहीं। मैं मसाला कैसे पीसूं? जब उसे समझ नहीं आता तो सीमा स्लैब पर ही मसाला कूटने लगती है। अरे माँ, ये किचन से आवाज कैसी आ रही है? किचन में तो बहू है, पता नहीं खाना बना रही है या बर्तनों के साथ कुश्ती लड़ रही है। कौशल्या किचन में जाती है और कहती है, ओ बहू, क्या कर रही हो? माँ जी, मैं मसाला पीस रही हूँ। अरे बहू, मसाला उस पर क्यों पीस रही हो? उसके लिए तो मिक्सी मशीन है ना।
मिक्सी मशीन? माँ जी, ये कौन सी मशीन है? इसमें कैसे मसाला पीसते हैं? बहू, इसे मिक्सी मशीन कहते हैं। इसमें मसाला डालो और चालू कर दो। ऐसे ही एक दिन, अरे सीमा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? एक भी मेरे कपड़े नजर नहीं आ रहे हैं। क्या क्या किया तुमने मेरे कपड़ों का? गौरव जी, मैंने आपके सारे कपड़े अलमारी में प्रेस करके रख दिए हैं। कौन सी अलमारी? मैंने तो सारी अलमारी ढूंढ ली, उसमें तो एक भी कपड़े मुझे नहीं मिले। अरे, मैंने वो लाइट वाली अलमारी में रखे हैं। लाइट वाली अलमारी? हाँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सीमा गौरव को लेकर डाइनिंग रूम में जाती है और उसे जब वह कपड़े दिखाती है तो गौरव के होश उड़ जाते हैं। ये रहे आपके सारे कपड़े। अरे हे भगवान, ये तुमने क्या किया? अब यही होना बाकी था। जी, क्या हुआ जी? अरे पागल औरत, ये अलमारी नहीं फ्रिज है। इसमें कपड़े नहीं, सब्जियां और खाने पीने की चीज रखते हैं। सॉरी गौरव जी। चलो ठीक है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन ये जितने कपड़े तुमने फ्रिज में रखे हैं ना, उन सबको निकाल के धो देना और प्रेस करके रख देना। इतना कहकर गौरव वहां से चला जाता है। सीमा घर का सारा काम निपटा कर कपड़े धोने लगती है कि तभी उसकी सास आकर कहती है, अरे बहू, ये तो हाथ से कपड़े क्यों धो रही है? तो माँ जी कैसे धोएंगे? हमारे गांव में तो सब ऐसे ही कपड़े धोते हैं। अरे बहू, इसे वॉशिंग मशीन में धो लो ना। वॉशिंग मशीन? ये क्या होती है? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कौशल्या जैसे ही वॉशिंग मशीन खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। अरे, इस वॉशिंग मशीन के अंदर गेहूं किसने डाल दिए? माँ जी, मैंने ही डाले। मुझे लगा कि ये गेहूं पीसने वाली मशीन है, तो मैंने इसमें डाल दिए। बस मुझे ये चलाना नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया। हे भगवान! अरे मेरी भोली बहू, ये गेहूं पीसने वाली मशीन नहीं है, ये कपड़े धोने वाली मशीन है। चलो, इसमें गेहूं निकालकर पानी डालो। लेकिन माँ जी, इसमें पानी क्यों डालें? पानी डालने से तो मशीन खराब हो जाएगी ना। अरे नहीं बहू, पानी डालने से मशीन खराब नहीं होती। पानी के बिना कपड़े कैसे धोएंगे? ठीक है माँ। सीमा धीरे धीरे सभी चीजों को समझ चुकी थी और उसको इस्तेमाल करना भी सीख गई थी। एक दिन गौरव सीमा को शॉपिंग कराने के लिए मॉल ले जाता है। सीमा गाड़ी से उतरकर मॉल की तरफ जाती है और गौरव गाड़ी पार्क करने चला जाता है। सीमा मॉल के गेट के पास जाकर गौरव के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी मॉल का गेट अपने आप खुलता देख वह चिल्लाने लगती है, भूत! बचाओ, बचाओ, भूत! तभी वहां गौरव आ जाता है। अरे क्या हुआ सीमा, कहां तुमने भूत देख ली? देखिए, अभी मॉल का गेट अपने आप खुल रहा था। जरूर इसको कोई भूत ही खोल रहा था। अरे सीमा, ये ऑटोमेटिक गेट है जो अपने आप ही खुलता है और बंद होता है। इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है। आओ चलो अंदर चले। इस तरह वो दोनों शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाते हैं और खूब शॉपिंग करते हैं। और शॉपिंग मॉल के अंदर और क्या क्या होता है, यह देखने के लिए अगले भाग का इंतजार करें और हमारे चैनल स्टार कार्टून टीवी को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राहुल सीमा का बेटा था, जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। बड़ी मुश्किलों से सीमा ने उसकी शादी एक काली लड़की से करवा दी। एक दिन उसकी बीवी क्लास में दूध लेकर आती है और राहुल से कहती है, राहुल जी, ये लीजिए दूध, पी लीजिए। पायल, मैं दूध पी लूंगा तो तुम मेरे साथ खेलोगे ना? जी राहुल जी, मैं आपके साथ खेलूंगी, आप पी लीजिए। कोई जरूरत नहीं है खेलने की, इतना काम पड़ा है, काम करो। पायल घर का सारा काम निपटाकर राहुल के साथ खेलने लगती है। अब पायल की सास यह देखकर गुस्से में बोलती है, पायल, क्या कर रही हो? कितनी बार बोला है तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो। मेरे बेटे को भी अपनी तरह काला करोगी क्या? पायल यह बात सुनकर दुखी मन से बोलती है, माँ, जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मेरी शादी राहुल जी से क्यों करवाई? अरे मजबूर थी। पायल यह सब बात सुनकर भी राहुल की बहुत देखभाल करती है
ऐसे ही एक दिन राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है। राहुल के सर पर बहुत ही गहरी चोट आ जाती है। जब इस बात का पता राहुल की माँ और उसकी पत्नी को पड़ती है तो वो दौड़कर उसके पास जाते हैं। अरे कोई बचाओ, अरे मेरे बेटे की कोई मदद करो, अरे कोई जल्दी से हमें हॉस्पिटल ले चलो। तभी पायल एम्बुलेंस को कॉल करके उसे बुला लेती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इस दुर्घटना के बाद राहुल की दिमागी हालत भी ठीक हो गई। अरे राहुल जी, आपको होश आ गया? कैसे हैं आप? तुम पायल हो ना? आपने मुझे पहचान लिया? पहचानता कैसे नहीं, मैंने तुम्हें इतना परेशान जो किया है। धीरे धीरे राहुल के सर की चोट ठीक हो जाती है और वह सब घर चले जाते हैं। पायल ने राहुल की हर कदम पर बहुत मदद और सेवा की थी, लेकिन फिर भी राहुल उसको अपनी जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता है। माँ, मेरी शादी काली कलूटी पायल से क्यों करवाई? अरे मजबूरी थी बेटा, तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी ना, जिसकी वजह से कोई भी लड़की तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और इसकी भी शादी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इसके माँ बाप तुरंत मान गए। अरे तो माँ, क्या जरूरी थी शादी करवाना? नहीं करवाती शादी। बेटा, मेरी भी तो उम्र हो गई है, अब मैं तुझे संभालूं या घर को? मेरी भी तो जरूरत थी ना कि कोई आए, आके घर का काम संभाले और अपना घर समझ के काम करे और तेरी भी देखभाल कर सके। नहीं तो मैं अपने इतने सुंदर बेटे के लिए इतनी काली बहू लाती कभी? लेकिन माँ, मैं इस काली कलूटी पायल के साथ नहीं रह सकता। अरे तो क्यों परेशान हो रहा है बेटा, तो दूसरी शादी कर लेना। राहुल ऐसा ही करता है और वह पारो नाम की लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है, जिसे देखकर पायल रोते हुए बोलती है। राहुल जी, आपने दूसरी शादी कर ली। मेरे बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा। तुम्हारे बारे में ही सोचकर ये कदम उठाया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी, आपने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अरे तू इस घर की मालकिन नहीं है जो तुझसे हर बात पूछेगा। जा, कुछ खाने को बना कर ला, मेरी पारो को बहुत भूख लगी होगी। राहुल की बेवफाई से पायल को बहुत दुख होता है और वह रसोई में जाकर खाना बनाते हुए सोचती है। नहीं राहुल जी, ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, दिन रात जाग के इनकी सेवा की और इस घर को अपना समझकर पूरे मन से काम किया, लेकिन उन्होंने मुझे इसके लिए ठुकरा दिया कि मेरा रंग काला है। क्या उनकी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं? पायल यह सोच ही रही थी कि तभी वहां पारो और उसकी सास आकर बोलती है। अरे तुम खाना बना रही हो कि बिरबल की खिचड़ी? इतना टाइम लगता है क्या खाना बनाने में? चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तमीज से बात करो। जिस तरह तुम इस घर की बहू हो, मैं भी इस घर की बहू हूँ। ना तो इस घर की बहू है, ना कभी थी और ना कभी होगी। तेरी हैसियत इस घर में नौकरों की तरह है, समझी? अब चल जल्दी खाना बना। ऐसी एक दिन पारो और उसकी सास पायल के कमरे में आती है और पायल से कहती है, ये ले पायल, मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं, तू पहन लेना। ये बहुत पुराने हो गए ना, मैं नहीं पहनती इन्हें। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे फटे पुराने कपड़े, मेरे पास अपने कपड़े काफी हैं और मैं वही पहनूंगी। अरे काम तो नौकरों वाले हैं, नखरे नवाबों वाले। अरे चुपचाप रख ले, वैसे भी तेरे सारे अच्छे कपड़े मैंने पारो बहू को दे दिए हैं। माँ जी, आपने मेरे कपड़े पारो को क्यों दे दिए? अरे पायल, वैसे भी तुझे नए कपड़ों की क्या जरूरत है? तू तो पारो के पुराने कपड़े भी पहन सकती है। और अगर कौआ मोर का पंख लगा ले तो उससे कहीं वो मोर थोड़े हो जाता है, तब भी रहता तो कौआ ही है। तू कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, लेकिन रहेगी तो काली। मैं चाहे जितनी भी काली हूँ, पर आपसे तो बेहतर हूँ। मेरा तो सिर्फ तन काला है, आपका तो मन भी काला है, तभी तो मेरे सब एहसान भूल गए आप। पारो पायल को जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी ऊंची आवाज में माँ जी से बात करने की? हर दिन पायल पर जुल्म सितम बढ़ने लगे और उसे रोज डांट मिलने लगी, यहाँ तक कि उसको खाना और पानी भी नहीं दिया करते थे वो लोग। एक दिन पारो ने अपने पति राहुल और अपनी सास से कहा, आप लोग इस पायल की बच्ची को अपने घर से निकाल दीजिए, ये दिन पर दिन सर पे चढ़ती जा रही है। इतनी आसानी से इस घर से नहीं जाएगी ये। आप लोग घर मेरे नाम कर दो ना, मैं उस कल्लो को इस घर से ऐसे ही निकाल दूंगी। राहुल और उसकी सास बिना कुछ सोचे समझे वह घर पारो के नाम कर देते हैं। फिर एक दिन पारो पायल से कहती है, ओ कल्लो, अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और निकल इस घर से। क्यों क्यों मैं क्यों निकल जाऊं तेरे कहने पे? ये मेरे पति का घर है, मैं कहीं नहीं जा रही।
ये तेरे पति का घर था, अब ये मेरा घर है, क्योंकि तेरे पति ने ये घर मेरे नाम कर दिया, समझी? पायल राहुल से जाकर पूछती है। देखिए ना राहुल जी, ये क्या कह रही है? ये मुझे इस घर से जाने को कह रही है। आपने ये घर इसके नाम कर दिया क्या? हाँ, ये सही बोल रही है, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, चली जाओ यहाँ से। पायल जाने से मना करती है तो उसकी सास और पारो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। पायल के जाने के बाद अब पारो का पूरे घर पर राज हो जाता है और वह अब अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। पारो अपनी सास से सारा काम करवाती है। सासू माँ, आज मुझे पनीर की सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है, और सुनो, आज पनीर की सब्जी ही बनाना, ठीक है? अरे बहू, मुझसे काम नहीं होता भाई, तुम मेरी मदद तो कर दिया करो ना, तुम सारा दिन इधर उधर घूमती रहती हो। अरे ओ बुढ़िया, मैं कल्लू रानी की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचूं। अगर तुमको इस घर में रहना है तो सही से रहो, वरना आप भी पायल की तरह घर से निकलो, समझी? पायल की तरह ना घर से निकाल दूंगी मैं आपको। पारो किसी की बात नहीं मानती और अपनी मनमानी करने लगती है, यहाँ तक कि राहुल का भी ख्याल नहीं रखती और ना ही उसको समय पर दवाइयाँ देती है, जिसकी वजह से राहुल की तबीयत फिर से खराब होने लगी। पारो की इन हरकतों से अब दोनों काफी परेशान रहने लगे और अपनी गलतियों पर पछतावा करने लगे। फिर एक दिन राहुल पारो को बहुत समझाता है, जिससे पारो नाराज होकर बोलती है, आप दोनों लोग भी मेरे घर से निकल जाओ, आप लोगों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। अब दोनों के पास कोई सहारा नहीं था, उन्होंने पायल के घर जाना ही उचित समझा। पायल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने हमारा इतना ख्याल रखा और हमने बदले में तुम्हें क्या दिया? तकलीफ और ताने। पायल, हम पारो के बहकावे में आकर अपना घर भी उसके नाम कर चुके हैं और आज उसने हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं, अब आप लोग हमारे घर में ही रहिए। आप लोग बैठिए, बैठिए ना, मैं आप लोग के लिए चाय लेके आती हूँ। और उस रूपा को तो अब हम सबक सिखाएंगे। और इस तरह राहुल और उसकी माँ और पायल मिलकर पुलिस स्टेशन में जाकर पारो के खिलाफ केस दर्ज करा देते हैं। कुछ महीनों बाद ही कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है और पुलिस पारो को गिरफ्तार कर लेती है और दोबारा से घर राहुल को मिल जाता है, जिसके बाद राहुल और उसकी माँ और पायल खुशी खुशी घर में मिलजुल कर रहने लगते हैं। हमारे चैनल स्टार कार्टून टीवी को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। मीना दुल्हन बनकर अपने पति राहुल के साथ खड़ी होती है और उसकी सास कांता उन दोनों की आरती उतार रही होती है, पर उसकी बहू मीना बहुत परेशान लग रही होती है। तभी कांता मीना से कहती है, अरे क्या हो गया बहू, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कुछ परेशानी हो तो मुझे बता सकती हो। पर ये क्या? मीना अपनी सास की एक भी बात समझ नहीं पाई। एक बार फिर कांता मीना से कहती है, घबराओ मत बहू, ये अब से तुम्हारा भी घर है। चलो चलो, अब कलश गिराओ और घर में प्रवेश करो। पर ये क्या? मीना को कुछ और ही सुनाई दिया। वो अपने मन में कहती है, पता नहीं सासू जी को क्या हुआ है, ये क्या कह रही है? खाजा क्या खाजा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है खाने को। तभी मीना की नजर आरती की थाली पर पड़ती है, जिसमें मिठाई रखी थी। उसको लगता है उसकी सास मिठाई खाने को बोल रही है। यह सोचकर वह थाली में से मिठाई उठाकर खा जाती है। यह सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी उसकी सास गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, अरे बहू, पहले गृह प्रवेश तो कर ले, उसके बाद मिठाई खाना। चलो, अब पैरों से पहले कलश गिराकर अंदर आओ। कांता के चिल्लाकर बोलने पर मीना को यह सब सुनाई दे जाता है। वह कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। दरअसल मीना को ऊंचा सुनने की आदत है। उसके सामने कोई धीरे बोलता है तो उसे समझ नहीं आता, या तो उसे उल्टा ही समझ आता है, इसलिए उसे जो सुनाई देता है वो वही करती है। अगले दिन मीना की पहली रसोई होती है, इसलिए कांता मीना से कहती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, आज तुम्हें ही खाना बनाना होगा। कांता के इतना बोलने पर मीना को फिर से कुछ और ही सुनाई देता है और वो कहती है, क्या कहा माँ जी, गाना गाना होगा? हाँ, गाना तो आता है। इतना कहकर मीना गाना गाने लगती है।
सास गाली देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल, छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, तेरा पिया का हो। अपनी बहू का बेसुरा गाना सुनकर कांता को बहुत गुस्सा आता है और वो अब फिर से चिल्लाते हुए बोलती है, अरे मोरी मैया, ये कैसी बहू मिली है मुझे। अरे मैंने तुझे गाना नहीं खाना बनाने को कहा था। कांता के ऊंचा बोलने पर मीना को सुनाई दे जाता है और वो अपनी कमी को छुपाते हुए बोलती है, माँ जी, हाँ मुझे पता है आपने मुझे गाना नहीं खाना बनाने को कहा। वो क्या है ना, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, इसलिए आपको सुना रही थी। हाँ ठीक है, चलो अब जाओ और रसोई में खाना बनाओ। इतना कहते ही मीना रसोई में चली जाती है और वो सोचने लगती है, हे भगवान, आज तो मैं बच गई, पर कब तक बचूंगी। एक ना एक दिन सबको पता चल जाएगा कि मुझे ऊंचा सुनाई देता है। इतना कहकर मीना खाना बनाने लगती है। एक दिन की बात है, कांता मार्केट जा रही होती है। मार्केट जाते वक्त कांता अपनी बहू को आवाज लगाती है, अरे ओ बहू, बहू सुन रही हो क्या? मैं मार्केट जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। कांता काफी देर तक आवाज लगाती है पर कोई जवाब न मिलने पर मीना के कमरे में जाती है, जहाँ देखती है वह कि मीना मेकअप कर रही थी। यह देख कांता गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, अरे करम जली कहीं की, तेरे को सीधी सीधी बात सुनाई नहीं देती क्या? इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, पता नहीं मैंने किस बहरी से अपने बेटे की शादी करवा दी। मेरे बेटे के तो भाग्य ही फूट गए। कांता के चिल्लाकर बोलने पर मीना को सब सुनाई दे जाता है। वो अपनी सास के बुरे बर्ताव से उदास होकर बोलती है, माँ जी, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? तूने मेरी नाक में दम करके रखा है। मैं इतनी देर से आवाज लगा रही थी, तुझे सुनाई नहीं दिया? इस तरह कांता चिल्ला चिल्ला कर मीना को खरी खोटी सुनाने लगती है, जिसके बाद मीना काफी उदास हो जाती है और सारी सच्चाई अपनी सास को बता देती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे घर वालों और मैंने आपसे ये सच्चाई छुपाई थी कि मुझे ऊंचा सुनने की आदत है। कोई भी मेरे सामने धीरे बात करता है तो मुझे सही से सुनाई नहीं देता है, या तो अलग ही सुनाई देता है। यह सब सुनकर कांता के तो होश ही उड़ जाते हैं और वह वहाँ से चली जाती है। शाम होने पर जब राहुल दफ्तर से लौटता है तो कांता राहुल से कहती है, राहुल बेटा, मीना और उसके घर वालों ने हमें धोखे में रखा था। उन्होंने बहुत बड़ी बात हमसे छुपाई है। अरे माँ, क्या हुआ? क्यों इतना परेशान हो रही हो? राहुल के इतना कहते ही कांता सारी सच्चाई बता देती है। तो राहुल कहता है, देखो माँ, शादी ब्याह बार बार नहीं होते, इसलिए मीना जैसी भी है मेरी पत्नी है। हमें उसकी यह कमी नजरअंदाज करके उसे अपना लेना चाहिए। राहुल के इतना कहते ही कांता को भी यह बात समझ आ जाती है। वह इस बात पर पछतावा करने लगती है। अब से अपनी बहू को वो कुछ गलत नहीं कहेगी, ऐसा वो अपने आप में सोचती है। ऐसे ही एक दिन टीवी पर कान की मशीन का ऐड आ रहा होता है, जिसको लगाने पर कम सुनने वालों को साफ सुनाई देने लगता है। कांता यह देखकर बहुत खुश होती है और उसे फोन करके मंगवा लेती है। मशीन के आने पर अपनी बहू को देने के लिए उसके कमरे में जाती है और कहती है, बहू ये देख, मैं तेरे कान के लिए ये मशीन लाई हूँ। इसको लगाते ही तुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई देने लगेगा। इसके बाद मीना अपने कानों में वो मशीन लगा लेती है। फिर कांता से कहती है, बहू तुझे साफ साफ सुनाई तो दे रहा है ना? आप मेरे लिए सास नहीं, मेरी माँ हो। मम्मी जी, इसे लगाने के बाद मुझे साफ सुनाई दे रहा है। मशीन की वजह से मीना को अब सब साफ सुनाई देने लगा। अब कांता को जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी और वह सब खुशी खुशी रहने लगे। हमारे चैनल स्टार कार्टून टीवी को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।